हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था एनसीईआरटी साइंस का, और हमने जो है इसमें 2 वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज हमारा ये तीसरा वीडियो है और हम जो है कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था अम्ल, क्षारक और लवण, अध्याय 2, ठीक है ना। हमने इसमें कुछ टॉपिक जो है डिस्कस किए थे और आज जो है इसके कुछ बचे हुए टॉपिक आज डिस्कस करने वाला है, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पीएच मान, ठीक है ना, जो कि आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इसलिए मैं कह रहा हूं पीएच मान आप आज जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए चलिए आज हम शुरू करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि अम्ल क्या होता है, इन सब के बारे में बताया था। क्षार क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी। और अम्ल का धातु के साथ क्रिया होता है तो क्या होता है, क्षार का धातु के साथ क्रिया होता है तो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लीज उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चूंकि जो अम्ल होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी अम्ल को HCl को, ठीक है ना, अगर किसी अम्ल को क्या करते हैं जल की उपस्थिति में, ठीक है ना, पानी की उपस्थिति में क्या करते हैं, उसको हिलाते हैं तो क्या होता है, हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ये, ठीक है ना, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन प्लस और ये Cl माइनस में क्या होता है, टूटता है। कभी कभी यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़ा सा रिएक्शन कुछ ऐसे भी हम लोग लिखते हैं कि HCl को अगर हम H2O से कराएंगे तो आपकी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि H3O प्लस लिखा है, ठीक है, प्लस Cl, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। यानी कि H प्लस आयन कब निकलेगा, जब अम्लों की क्रिया जल के साथ होगी, अन्यथा नहीं निकलेगा। ठीक है ना। अगर क्या होता है, जब हम कोई अम्ल को क्या करते हैं पानी के साथ, उसके ऊपर पानी की उपस्थिति में उसको हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है कि हमारा H प्लस आयन निकलता है। और ये H प्लस आयन तभी निकलेगा, हाइड्रोनियम आयन तभी निकलेगा जब आप पानी के साथ अम्लों की क्रिया कराएंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप ये बात समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्षार के बारे में। ठीक है ना, अगर हम क्षारकों की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जरा क्षारकों के लिए क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया आपका KOH, ठीक है, ये एक क्षार है। KOH क्या है, आपका क्षार है। अगर मैंने यहाँ पे H2O के साथ, ठीक है ना, जल के साथ क्रिया कराया तो क्या निकलेगा, लगभग आपका निकल जाएगा ये K, ठीक है, और यहाँ पे आपका हाइड्रोनियम आयन निकलता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे देखिएगा OH माइनस आयन निकलेगा। अगर आप क्षार की क्रिया जल से करा रहे हैं तो क्या होता है, आपका ये निकल के आता है। ठीक है ना। अगर आप क्षार की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या निकल के आता है, OH माइनस निकलता है। ठीक है ना। अम्ल की क्रिया अगर आप जल के साथ, जल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या निकलता है, अम्ल की क्रिया अगर आप जल की उपस्थिति में कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन प्लस मिल जाएगा। ठीक है ना, H प्लस आपको मिलेगा। तो ये चीजें हम थोड़ा सा अम्ल की बेसिक के बारे में जानते थे। और हमने जो कल बेसिक स्टार्ट किया था उसमें मैंने पीएच के बारे में आपको बताया भी था, और आज मैं फिर से आपको एक बार डिफाइन करूंगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग थोड़ा सा पीएच के बारे में जान लेते हैं। पीएच आखिर है क्या, ठीक है, आखिर ये पीएच यूज क्यों करते हैं। ठीक है ना, आखिर ये जो पीएच स्केल है, पीएच एक स्केल है, ठीक है ना, क्यों है, ठीक है, जब बताएंगे यहाँ पे। चूंकि क्या है कि किसी भी अम्ल और क्षार में, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं विलयन में, ठीक है ना, विलयन में क्या है, विलयन के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता, ठीक है ना, विलयन के अंदर किसकी सांद्रता, तो हाइड्रोजन की क्या सांद्रता, ठीक है ना, हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का यूज करते हैं उसको कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, किस स्केल का नाम करते क्या कहते हैं, उसको पीएच स्केल कहते हैं, जिसका क्या होता है, विलयन क्या है, हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने में उसका यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब हम आज पीएच स्केल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आखिर ये पीएच स्केल होता क्या है, देखिए जरा थोड़ा सा हम आज हेडिंग डाल लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। ठीक है ना, पीएच स्केल। चलिए अब देखिए पीएच स्केल होता क्या है। जो पीएच स्केल होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक स्केल होता है जिसपे क्या होता है कि 0 से लेकर के 14 तक, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पे एक बीच में 7 मिडिल पॉइंट लेंगे और 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है ना, और ये 0 आपका, ठीक है, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। यानी कि 0 से लेकर के 14 तक का ये एक स्केल होता है। ठीक है ना दोस्तों, देखिएगा आप यहाँ पे। और ये जो मिडिल पॉइंट आपका है ना 7 को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 7 जो मिडिल पॉइंट है इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, पीएच स्केल के अंदर क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक की उसमें संख्याएं अंकित होती हैं। ठीक है ना, 7 से नीचे अगर आप
कि कोई भी संख्या आ रहा है, ठीक है ना, 7 से नीचे अगर किसी संख्या का मान आ रहा है तो इसको कहेंगे अम्लीय, ठीक है ना। 7 से नीचे क्या होता है, 7 से नीचे दोस्तों यहाँ पे क्या होगा आपका, अम्लीय होगा, ठीक है ना, अम्लीय होगा। 7 से नीचे अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीय होगा। और 7 के ऊपर अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, 7 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो इसको कहते हैं क्या, क्षारीय। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं आपका क्षारीय। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कौन सा अम्ल कितना प्रबल होगा, कौन सा क्षार कितना प्रबल होगा और दुर्बल होगा, ये सारी चीज यहां से हम देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे चूंकि क्या है कि अगर हम जितना ही पीछे हटेंगे, ठीक है ना, जितना ही मान कम होगा उतना ही अम्लीयता बढ़ती जाती है, ठीक है ना। यानी अगर कहेंगे किसी भी अम्ल का मान अगर 6 है, पीएच मान 6 है और किसी का 5 है, माना किसी का क्या है, किसी का कोई अम्ल जो है आपका दिया गया है, कोई अम्ल है आपका एक का दिया गया है आपका 5 पीएच मान, और एक अम्ल का दिया गया है आपका, एक अम्ल 2 जो है आपका उसका दिया गया है पीएच 3 मान, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर पीएच 5 वाले से ये खतरनाक होगा, ठीक है ना, यानी कि ये प्रबल अम्ल होगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जैसे जैसे हम क्या होगा पीछे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे हम क्या होगा पीछे की तरफ बढ़ेंगे, अम्लों की प्रबलता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। 6 से प्रबल कौन सा अम्ल होगा, जिसकी पीएच मान 5 होगा। 5 जिसका पीएच मान है उससे प्रबल कौन होगा, जिस अम्ल का पीएच मान 4 है। उससे प्रबल कौन होगा, 3 वाले, उससे प्रबल 2 वाला और उससे प्रबल 1 वाला। यानी कि आपकी अम्लीयता जो है वो पीछे की तरफ बढ़ती है 7 से, ठीक है। और जब क्षारीय प्रकृति होते हैं 8 से अधिक, 9 वाला, 10 वाला, ठीक है ना। यानी अगर क्षारीय प्रकृति का कोई अगर क्षार है, ठीक है ना, तो क्या होगा, जितना ही उसका मान पीएच स्केल पे ऊपर जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा, वो उतना ही प्रबल होता है, ठीक है ना, उतना ही प्रबल क्षार होगा, ठीक है। जरा सा यहाँ पे हमने कुछ मान लिया है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बताता हूं आपको कि देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि नींबू है, ठीक है ना, नींबू है, नींबू का क्या होता है पीएच मान 2.2 होता है। जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो उसमें आप एक आध उदाहरण के तौर पे ये डालिएगा जरूर, ठीक है ना, इससे आपका आंसर जो है थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, नींबू का हो गया आपका, और यहाँ पे अगर मैं मानूं कि NaOH का, ठीक है ना, तो लगभग 14 होता है। NaOH क्या होता है, एक प्रबल क्षार होता है, ठीक है ना, एक प्रबल क्षार होता है, ठीक है। वैसे जैसे आप कह लेते हैं कि HCl जो है, HCl क्या होता है, एक प्रबल अम्ल होता है, वैसे क्या होता है, ये आपका एक प्रबल क्षार है। अगर बात करेंगे आप जठर रस की, ठीक है ना, जठर रस की बात करेंगे तो ये क्या होता है, जठर रस आपका जो जठर रस होता है उसका जो होता है 1.2 होता है पीएच मान, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ये तो हम लोग जान गए, और आप आगे भी हम लोग देखते हैं इसके बारे में। चूंकि हमने ये जाना कि अगर हम 7 से ऊपर है तो क्षारीय है, 7 से नीचे है, 7 से नीचे, 7 को काउंट नहीं करना इसमें, 7 से नीचे है, ठीक है ना, वो अम्लीय है। लेकिन 7 की तो बात अभी तक हमने नहीं किया, ठीक है ना। अगर किसी भी विलयन का मान, किसी भी विलयन का मान पीएच मान अगर 7 है, ठीक है ना, किसी भी विलयन का अगर पीएच मान 7 है तो वहां पे आपको कहना है कि वो उदासीन होगा। उदासीन का मतलब ये हुआ, नहीं वो अम्लीय है, नहीं वो क्षारीय है। ऐसा विलयन जिसका पीएच मान जो है 7 है, आपको ध्यान में रखना है कि वो ऐसा विलयन क्या होगा, उदासीन होगा। कैसा क्या होगा, ये होगा आपका उदासीन, ठीक है ना। उदासीन क्यों होगा, ये चीज मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि नहीं ये अम्लीय है और नहीं ये क्षारीय है, कह सकते हैं उदासीन। अब उदासीन में होता क्या है, जो वर्षा का जल होता है या फिर कह सकते हैं शुद्ध जल, ठीक है ना, शुद्ध जल क्या होता है, शुद्ध जल जो होता है ये होता है आपका उदासीन, क्योंकि इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है आपका 7 होता है। 7 इसका क्या होता है आपका पीएच मान होता है, ठीक है ना, क्या होता है पीएच वैल्यू होती है। जब एक जल का जो शुद्ध जल का मान 7 है, यानी कि वो क्या है, उदासीन है, यानी न वो अम्लीय है न वो क्षारीय है, ठीक है। आइए जरा पीएच का जो हमारे दैनिक जीवन पे जो महत्व है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। और आशा करता हूं कि जो ये स्केल है आपको याद जरूर रखनी है, एग्जाम के समय जब भी पूछे आप स्केल बना करके समझाइएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग जरा देख लेते हैं इसके बारे में, दैनिक यूज क्या है पीएच का, ठीक है ना। पीएच का दैनिक उपयोग, ठीक है ना, पीएच का दैनिक उपयोग क्या है, जरा इसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। पहली बात, ठीक है, पहली बात जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है वो उसका पीएच मान क्या होता है, हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है, जो हमारा शरीर है
वो उसका पीएच मान 7 से लेकर के 7.8 पीएच के मध्य होता है। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो क्या है, उदासीन से क्षारीय तक है। उदासीन से क्या है, क्षारीय तक है, अम्लीय नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी अम्लीय भी हो जाता है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है अम्लीय नहीं होता है, लेकिन एक परास की अगर बात करेंगे तो वो 7 से लेकर के क्या होता है 7.8 तक होता है, ठीक है ना, 8 पीएच तक हो सकता है। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पे वर्षा का जल, अगर वर्षा का जल, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि वर्षा का जल जो होता है शुद्ध माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ वायुमंडल के कुछ जो अम्ल होते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये उसके साथ जब मिल करके और उसके साथ जब वर्षा होती है तो कहते हैं अम्ल वर्षा हो रही है। क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा हो रही है। तो उस कंडीशन में जो पीएच मान होता है ना, उस वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो लगभग क्या होता है, अगर वर्षा का जल का जो पीएच मान होता है आपका लगभग 5.6 होता है, 6 पीएच होता है, ठीक है ना, यानी कि 5.6 हो जाता है। तो अब जानते हैं क्या होगा, मैंने बताया ना, अगर वो शुद्ध जल होता तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए था, 7 होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ क्या है, कुछ अम्ल मिल गए हैं और अम्लों के मिलने के कारण क्या हुआ है, वो अम्लीय वर्षा हो गया, ठीक है ना। और जब भी अम्लीय वर्षा जो होता है, अगर हमारे जब भी कहीं देखेंगे अगर अम्लीय वर्षा होगा तो उसका पानी जो होता है वो नदियों में जाता है। अगर नदियों में जाएगा तो वहां पे जो नदियों में जीव जंतु हैं उनके लिए काफी वो हानिकारक होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने जान लिया कि इसका यूज क्या है, ठीक है ना। अब देखिए, चूंकि एक और चीज आप जान लीजिए, अगर आप शुक्र ग्रह की बात करेंगे, ठीक है ना, आप नाम सुने होंगे शुक्र का, ठीक है, पढ़े भी होंगे। जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, इस पे क्या है ना, यहाँ पे शुक्र ग्रह के ऊपर सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 H2SO4 के सफेद बादल पाए जाते हैं, सफेद या पीले रंग के बादल पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ क्या बादल पाए जाते हैं, और यहाँ पे जो शुक्र ग्रह के ऊपर क्या होते हैं कि H2SO4 के बादल पाए जाते हैं, ठीक है ना, पीले या श्वेत कलर के, ठीक है ना। तो ये चीज भी हम जान लिए। आइए चलते हैं कि थोड़ा सा जो पीएच होता है हमारे पाचन में कैसे यूज होता है, ठीक है ना, पाचन में भी इसका यूज होता है हमारा, ठीक है। देखिए तीसरा चीज पाचन में क्या है आपका, पाचन में कैसे यूज होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि हमारा अमाशय जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, हमारा अमाशय एक अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है ना, अम्ल छोड़ता है, ठीक है ना। अमाशय क्या करता है, अम्ल छोड़ता है, कौन सा अम्ल, HCl। अमाशय क्या करता है, HCl जो है वो छोड़ता है, ठीक है ना। अब HCl जब छोड़ता है तो HCl क्या है, एक अम्ल है। जब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी मात्रा जो है ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना, हमारे अमाशय के अंदर इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों कि हमारे अंदर अपच टाइप का होता है ना, अपच हो जाता है। और अपच में जो होता है ना, और थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, हमें परेशानियां होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, हम इस अम्ल की प्रबलता को कम करने के लिए हम क्षार का यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। क्या करते हैं, क्षार का यूज करते हैं। तो इस क्रिया को तो हम कहते हैं उदासीनीकरण, ठीक है। तो हम कौन सा क्षार यूज करते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा। अपने शरीर में हम जो है एक छोटी क्वालिटी का, ठीक है, यानी कि छोटे मतलब कि कह सकते हैं कि दुर्बल, ठीक है, दुर्बल क्षार का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। दुर्बल क्षार का यूज करेंगे तो अक्सर हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम, क्या होता है आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम क्षारीय प्रकृति का यूज करते हैं, क्योंकि एक क्षार है, इसकी प्रकृति को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑफ क्या है आपका, मैग्नीशिया, ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। यानी कि जब हमारा क्या होता है, हमारा जो अमाशय होता है, जब ये HCl का ज्यादा स्त्राव करता है तो हमें अपच होती है, हमें क्या होता है, एसिडिटी महसूस होती है। हम क्या करते हैं, उसकी प्रबलता को कम करने के लिए एक हम दुर्बल क्षार का यूज करते हैं, जो क्या है आपका MgOH का ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के होता है, और इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप इसके बारे में भी जान गए होंगे। चौथा क्या है आपका, दंत क्षय के संबंध में, ठीक है ना। चौथा है आपका दंत क्षय, ठीक है, दंत क्षय। अब देखिए क्या है, दंत क्षय क्यों होता है, जब हमारे मुख के अंदर, ठीक है, जब हमारे मुख के अंदर का पीएच जो होता है वो 5.5 से नीचे हो जाता है, ठीक है ना, कितना से 5.5 पीएच से अगर नीचे हो जाएगा तब हमारे दांत जो हैं वो क्या होते हैं, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये होता क्यों है, अब ये जरा समझिएगा। जब हमारे अंदर क्या होता है, हमारे दांतों के अंदर जब खाना फंस जाता है, कुछ खाने का टुकड़ा फंस जाता है, तो क्या होता है
मुख के अंदर जो जीवाणु होते हैं ना, वो करते क्या है, वो उसको उसके साथ क्रिया करके एक अम्ल ग्लूकोज का जो होता है, ग्लूकोज के साथ क्रिया करके वो अम्ल में उसको परिवर्तित कर देते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारे जो दांत होते हैं वो झड़ने लगते हैं। और उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्षारीय प्रकृति का मंजन यूज करते हैं। ठीक है ना, क्षारीय प्रकृति का क्या करते हैं, दंत मंजन यूज करते हैं, जिसकी वजह से उस अम्ल की जो प्रभाविता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, और हमारे दांत जो है झड़ना बंद हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हमारा क्या है, एक दैनिक यूज है। तो जितने मैं आपको यूज बता रहा हूं, अगर आपको पीएच के बारे में कहीं भी पूछ रहा है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में पीएच के बारे में पूछ रहा है, आपको वहां पे बता देंगे तुरंत, जो है आपका एक जो आंसर होगा बहुत ही एट्रैक्टिव होगा। ठीक है ना, आइए थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, 5 इसमें कम से कम हम पूरा कर देते हैं। ठीक है ना, मधुमक्खी का डंक, ठीक है ना, मधुमक्खी का डंक, जब भी मधुमक्खी काटती है ना, तो वो क्या करती है, वो मेथेनोइक अम्ल आपके अंदर छोड़ती है। क्या करती है, मेथेनोइक अम्ल आपके अंदर छोड़ती है, जिसकी वजह से आपको जलन महसूस होती है। ठीक है ना, जलन महसूस होती है, आपको दर्द करता है। तो हम करते क्या है, उस जलन को बंद करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अब ये मधुमक्खी कौन सा क्या करती है, कौन सा ये अम्ल लगाती है, यहाँ पे छोड़ती है, तो मेथेनोइक, ठीक है ना, मेथेनोइक अम्ल। ये मधुमक्खी क्या करती है, मेथेनोइक अम्ल का स्त्राव करती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, जलन होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस पे बेकिंग, इसको क्या है, इसकी अम्लीयता को कम करने के लिए, इसकी प्रभाविता को कम करने के लिए बेकिंग सोडा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है ना, आखिर ये बेकिंग सोडा है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी तक क्या है, हमने पीएच पढ़ लिया। पीएच के बारे में हम क्या क्या जाने, हाइड्रोजन की विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच का यूज करते हैं। ठीक है ना, अब पीएच का यूज करने के लिए क्या होता है, आखिर ये पीएच की स्केल है क्या, एक प्रकार से स्केल ही होती है ना। इस पे 0 से लेकर, इस स्केल पे 0 से लेकर के 14 तक नंबर अंकित होते हैं। 7 से नीचे क्या होता है, 7 से नीचे का किसी विलयन का पीएच मान वो अम्लीय प्रकृति का होता है। 7 से ऊपर विलयन का कोई पीएच मान है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो होता है उदासीन, यानी कि वो नहीं अम्लीय होता है, नहीं क्षारीय होता है। पीएच के हमने उपयोग भी जान लिए कि उपयोग में क्या है आपका, पहला आपका उपयोग है कि शरीर का, हमारा जो शरीर है वो 7 से लेकर के 7.8 पीएच के परास में काम करता है। वर्षा में क्या होता है, जब वर्षा का जल 5.6 पीएच से कम हो जाता है, तब क्या होता है कि वो अम्लीय प्रकृति का, यानी कि वो क्या होता है, अम्ल की वर्षा करने लगता है। ठीक है ना, दूसरा क्या है, पाचन के लिए मैंने बताया कि जो हमारा आमाशय होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्त्राव करता है, जिससे हमें क्या होता है, अपच हो जाता है, और हम उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, जो एक दुर्बल क्षार होता है। ठीक है, अब बात आती है दंत क्षय। दंत क्षय क्या होता है, जब आपके दांतों के अंदर या तो आपके मुख के अंदर जो आपका पीएच मान है 5.5 से कम हो जाए, तब क्या होता है, आपके दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्षारीय दंत मंजन का यूज करते हैं, यानी अम्लों के प्रभाव को रोकने के लिए हम क्षार का यूज करते हैं। ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मधुमक्खी का डंक, ठीक है ना, मधुमक्खी क्या होता है, जब काटती है किसी को तो मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है, और जब मेथेनोइक अम्ल आपके अंदर स्त्राव करती है तो आपको जलन महसूस होती है। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बस बात खत्म। आइए अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है ना, चलिए ये सारा अगर आपने लिख दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं इसको एक एक करके मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, अगर 5 उपयोग आप लिख देते हैं अपने एग्जाम के अंदर, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका दे दिया है हाइड्रोजन करके। ठीक है ना, कुछ गैसों के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना, कुछ जैसे कि व्यंजक चूर्ण है, वो क्या उसका यूज है, क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है। ठीक है, कुछ बेकिंग सोडा के बारे में जान लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, थोड़ा इनके बारे में भी जान देते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे बनते हैं। ठीक है ना, यहाँ जरा देखिएगा, हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, अब देखिए विरंजक चूर्ण होता क्या है, ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है। देखिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो कितना होता है आपका, वो होता है CaOCl2। ठीक है ना, ये होता है आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। देखिए ये प्राप्त हम कैसे करते हैं वो जरा हम जान लेते हैं। ठीक है, और इस विरंजक चूर्ण को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, देखिए जरा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्या करते हैं, अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्लोरीन गैस, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमें ये विरंजक चूर्ण क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये विरंजक चूर्ण क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, और इसके साथ पानी भी। ठीक है, देखिए यहां हमने क्या किया,
विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2 कैसे प्राप्त किया, कैसे मिलता है हमें? तो क्या होता है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये भी एक क्षार है, याद रखिएगा, ये भी एक क्या है, एक क्षार है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है, क्लोरीन गैस की प्रवाहित करते, क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, हमें यहाँ पे विरंजक चूर्ण जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। और उसके साथ यहाँ पे जल भी हमें क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई इतना, कैसे प्राप्त करते हैं? अब देखिए इस विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, ठीक है ना, उपयोग क्या है इसका, या याद रखिएगा इसका उपयोग है क्या आखिर, ठीक है ना। तो इसका जो उपयोग है विरंजक चूर्ण का, घरेलू निरंजन में, ठीक है ना, कीटनाशक में बहुत ज्यादा इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो विरंजक चूर्ण का आप सबसे बड़ा चीज ये जान सकते हो कि कीटनाशक के रूप में, ठीक है ना, या फिर कहते हैं घरेलू विरंजक के रूप में, ठीक है ना, या फिर वस्त्रों को धोने वगैरह इसके रूप में हम क्या करते हैं, इस ब्लीचिंग पाउडर, इसको इतना विरंजक चूर्ण का नाम ब्लीचिंग पाउडर है। जैसे कपड़ों का दाग वगैरह धुलने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये आसानी से आप अगर इसके बारे में आएगा तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। ये विरंजक चूर्ण जो है हिंदी नाम है, अगर थोड़ा सा आप इंग्लिश में जाएंगे तो इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है ना। CaOCl2 प्राप्त कैसे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करके ये प्राप्त हो जाती है आपका विरंजक चूर्ण, ठीक है, और पानी निकलता है। अब देखिए इसका उपयोग क्या है, कपड़े धोने में, ठीक है, और कीटनाशक के रूप में। ये दो चीज आप याद रखिएगा, बाकी सब चीज खत्म है, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला बेकिंग सोडा के बारे में। ये छोटा छोटा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इसको जान लीजिए कि हाँ कैसे बनता है, क्या होता है सूत्र इसका, क्या उपयोग है, बाकी सब काम खत्म, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा, यहाँ पे क्या है आपका बेकिंग सोडा, आखिर ये होता क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3 क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, ये होता है। और ये प्राप्त कैसे होता है, ये मिलता कैसे है, जरा हम इसके बारे में देख लेते हैं। बेकिंग सोडा सभी लोग जानते हैं, इसका सूत्र भी आप लोग जान गए होंगे कि क्या होता है, NaHCO3 होगा, ठीक है ना, NaHCO3। इसको प्राप्त कैसे करते हैं, जरा देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं क्या करूंगा, नमक NaCl, नमक है ना, नमक के साथ जल की क्रिया, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, ठीक है ना, अमोनिया गैस अगर मैं क्या करूंगा, इन सब की क्रिया कराता हूं, तो क्या होता है, हमें NH4 क्या होता है, Cl मिलता है, प्लस आपका ये मिल जाएगा क्या, NaHCO3, यानी कि क्या होगा, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, बेकिंग सोडा है। इसका उपयोग क्या है आप जानते होंगे, उपयोग सभी लोग जानते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है, बहुत सारे लोग बेकिंग सोडा का यूज जानते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने बताया, एक आप यूज ऐसे भी कर सकते हैं, अभी मैंने पीछे भी बताया, अगर मधुमक्खी क्या करती है, काटती है, तो क्या होता है, मेथनोइक अम्ल छोड़ती है, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आप चाहे तो उसको भी एक डाल दीजिएगा, ठीक है ना, आपका वहां भी हो जाएगा। और खाने में इसका उपयोग किया जाता है, खाने में क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है, ये सभी लोग जानते हैं, ठीक है। दो उपयोग आप लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। एक तो खाने में उपयोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और क्या होता है, एक अगर मधुमक्खी काटती है तो क्या होता है, उसकी प्रबलता को कम करने के लिए, उसके अम्ल की प्रबलता को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है ना। आइए जरा हम देखते हैं अगला, ठीक है ना। अब क्या है, अब है आपका धोने का सोडा, ठीक है ना। धोने का सोडा क्या होता है, जरा देखिएगा यहाँ पे, धोने का सोडा, ठीक है। देखिए धोने का सोडा जो है ना, वो है सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे 10H2O। देखिए आपको याद करने की क्या जरूरत है, आपको ना यहाँ पे अगर 10H2O दिख गया, ठीक है ना, 10H2O मतलब कि क्या है, आपको किसी चीज को धोने के लिए सोडा लेते हैं ना, और 10 बाल्टी पानी भी लग जाएगी, तो मान लीजिए 10 बाल्टी पानी हमने वहां पे यूज कर लिया, ठीक है ना, ये सोडा है, 10 बाल्टी पानी यूज कर लिया, थोड़ा सा ऐसे याद रहता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि धोने का सोडा का जो सूत्र होगा, आपको ऐसे याद रखना, क्या होता है आपका, ये होगा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ठीक है ना, ये हमेशा आप याद रखिएगा। इसको प्राप्त कैसे करते हैं, जरा देखिए यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट का क्रिया अगर हम क्या करते हैं, 10H2O के साथ कराते हैं, ठीक है ना, 10 मोल जल के साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये आपका मिल जाएगा कितना, तो सोडियम क्या हो जाएगा, कार्बोनेट, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, सोडियम कार्बोनेट, और ये हो जाएगा आपका 10H2O। बात समझ में आई, यानी कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट को 10 मोल जल के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, धोने का सोडा, ठीक है ना। धोवन सोडा भी कहते हैं, बहुत लोग धोने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना, सरफ वगैरह आप जानते होंगे, ठीक है ना।
देखिए यानी आपको यहाँ पे क्या होगा, धोवन सोडा के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है, इसके उपयोग तो आप जानते ही हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए होता है। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके कई सारे यूज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। थोड़ा देखिए यहाँ पे उपयोग बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है। ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन इसके बारे में अगर आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा इसके उपयोग क्या क्या है। पहला तो साबुन बनाने में क्या होता है, साबुन बनाने में, कांच बनाने में, ठीक है ना, और कागज बनाने में। ठीक है, कागज भी बनाने में इसका यूज होता है। और क्या होता है, घरों में कपड़े धोने के लिए, कपड़ों की साफ सफाई के लिए। ठीक है ना, कपड़ों की क्या होती है, साफ सफाई के लिए। ठीक है ना, सफाई के लिए, बस इतना तो बहुत होता है। ठीक है ना, इतना बहुत हो जाएगा कि साबुन बनाने के लिए, कांच बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, कपड़ों की साफ सफाई में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम लोग जान लेते हैं आखिर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका पेरिस। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है ना, और आपका चैप्टर जो है आज चैप्टर नंबर 2 क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, ये जो होता है इसका जो फार्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट और क्या होता है आपका यहाँ पे इंटू 1/2 H2O, हाफ H2O। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O जो होता है वो क्या होता है आज प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे फार्मूला होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक सफेद चूर्ण होता है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सफेद चूर्ण है। अगर इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम क्या करते हैं, जब देखिएगा यहाँ पे अगर 3/2 मोल जल के साथ अगर क्रिया कराएंगे, क्योंकि आधा तो पहले से है और 1.5 यहाँ ले लेंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा H2O, यानी कि क्या हो गया टोटल यहाँ पे हो गया कैल्शियम सल्फेट आपका निकलेगा, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट निकला। और देखिए यहाँ पे आधा जल यहाँ पे था, आधा 1/2 आधा जल है और 1.5 ये है, आधा और 1.5 मिल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका बच्चों 2 H2O। ठीक है ना, क्या होगा 10 H2O। और ये जानते हैं क्या है, ये है आपका जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम है आपका। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ क्या होता है पेरिस। ठीक है, तो ये चीजें थी आपकी। तो यहाँ पे जो आपको व्यंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है, धोवन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको आपको याद जरूर रखना है। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि अगर आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा इससे क्वेश्चन तो आप जो है लिखने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही देता हूं और आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आगे वाला चैप्टर होगा। ठीक है ना, तो अभी तक जो मैंने आपको वीडियो बनाया है उसमें मैंने एनसीईआरटी को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। ठीक है ना, एग्जाम से पहले जाकर के इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हो सके तो नोट भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।